वनस्पति है जिसकी हरितकी एक ऐसी वनस्पति है जिसका आप देखोगे कि पंचरसात्मक लिखा है और रसायनी लिखा है, पर रसायनी लिख के आगे देखोगे कि हरितकी किसने नहीं सेवन करनी ये भी बताया। तो ये अजीब सा आ जाता है कि यार रसायनी लिखा है और किसने सेवन नहीं करनी है ये लिखा। तो मतलब जब मैंने पहली बार भाव प्रकाश पढ़ने के लिए लिया था तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे कर दिया कि रसायनी लिखा और किसने सेवन नहीं करना है। तो फिर सूत्र रूप में है तो इससे ये पता चलता है कि हर रसायन के बारे में ऐसा ही है। लोग आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है रोज सुबह उठ के एक आमलकी का सेवन करते हैं नित्य, मैंने बहुत से लोग देखे हैं। पर अगर प्रकृति में नहीं है वो और आप नित्य सेवन करते हैं तो उससे आपके प्रकृति को हानि भी हो सकती है और वो रसायन कर्म करने की जगह आपका क्षय भी कर सकती है। मतलब आप देखोगे कि हरितकी किसने नहीं खानी है, तो अजीर्ण वालों ने नहीं खानी है, गर्भिणी ने नहीं खानी है, या जिसके बहुत वात बहुल व्याधि है उसने नहीं खानी। तो मतलब ये पता चलता है कि ये रसायन है, पर ये कहीं पे तो कफज अवस्था के लिए ज्यादा रसायनी है क्योंकि रुक्ष है और उष्ण है, फिर भी मधुर विपाकी है और पंचरस से है। फिर हरितकी का एक और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हम डिस्कस करते हुए हमेशा चीज देखते हैं कि ऋतु हरितकी, ऋतु हरितकी। तो ऋतु हरितकी हमेशा लोग उसे इस ऋतु में ये खाना चाहिए ऐसा सोच के हम लोग एग्जाम के टाइम पढ़ लेते हैं। पर उसे थोड़ा देखने का अलग मेरा एक दृष्टिकोण है कि ऋतु हरितकी जो है ना, वो एक ग्रंथकार हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि देखने की चीज है कि किस अवस्थाओं के लिए हरितकी जैसे पंचरसात्मक या फिर हमेशा पंचरसात्मक आहार को किस तरह से हम व्याधि और देश और काल के स्वरूप से बदल सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या कर दिया, वर्षा ऋतु में हरितकी को उन्होंने सेंधा नमक के साथ दे दिया। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ क्यों दिया, तो वर्षा ऋतु ऐसा ऋतु है जो वात प्रधान है, पर त्रिदोष दृष्टि करने वाला। मतलब तीनों दोषों की दृष्टि रहती है पर मुख्यतः वात प्रधान दृष्टि। तो वहां पे यहाँ पे षड्रसात्मक कर दिया उसे। तो षड्रसात्मक होने के कारण यही हरितकी षड्रसात्मक बट लवण के साथ, तो सेंधा नमक जो मधुर विपाकी खुद है बट लवण रस धारण किए हुए है, तो रस लवण और कषाय रस वाली थोड़ी सी प्रधान हरितकी जब दी जाती है वर्षा ऋतु में, दोनों मधुर विपाकी, तो ये दोनों उष्ण गुण से वात का हरण करते हैं। ये लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरितकी भी उष्ण है, लवण भी उष्ण है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि वर्षा ऋतु में शीत गुण प्रधानता ज्यादा है। आप देखोगे कि वर्षा ऋतु में वात जो बढ़ता है वो वृक्ष गुण से ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ दिखाई देता इतना, जितना ग्रीष्म में दिखाई देता है। ग्रीष्म में बस वर्षा के अपेक्षा उष्णता छोड़ के बाकी काउंटर बहुत कम है। तो वर्षा में उन्होंने सेंधा नमक दे दिया। वही फिर शरद आ गया तो शर्करा जैसा एक शीत द्रव्य जो रक्त की दृष्टि को भी कम करता है। शर्करा यहाँ पे मतलब मोस्टली मिश्रिया की बात होती है, तो इस पे हम किसी दिन जो सारे आयुर्वेद में मेंशन स्वीटनिंग एजेंट्स या मधुर द्रव्य है उनके बारे में कभी बात करेंगे। पर शर्करा के साथ दे दिया तो अब वही हरितकी जो उष्ण वीर्य वाली है उसी को हमने क्या किया, तो शर्करा के साथ दे दिया। तो स्वादु विपाक की हरितकी शर्करा के साथ दे दिया जो खुद रसम में भी स्वादु है और विपाक में भी स्वादु है। तो अब हम देखेंगे कि उसका गामित्व थोड़ा सा कहीं पित्त और रक्त की तरफ जाएगा। तो ये अब बाकी के जो आगे के फिर हम देखते ही है कि बाद में पिपली के साथ है, शुंठी के साथ है, इन सारे द्रव्यों के साथ तो हरितकी है ही है, मधु के साथ आई हुई है, गुड़ के साथ आई हुई है। तो ये सारी चीजें हरितकी के बारे में है। बट मैंने अभी बीच में एक पेपर के लिए सहयोग कर रहा था, तो मैं उस समय, हाँ मैं ग्रुप पे ये फोटो शेयर ही कर दूंगा उसका, कि आपने देखा है कि ये निघंटुकारों ने थोड़ा सा हरितकी का विभाजन जो है इस हिसाब से किया है कि 7 प्रकार होते हैं हरितकी के, विजया, चेतकी वगैरह। तो हमने उसका देखने की कोशिश की कि यार ये विजया जैसी हरितकी है या हेमवंती है या जीवंती हरितकी है, ये ज्यादा गुणकारी है, ऐसा जो लिखा हुआ है। तो मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि ये सिर्फ एक पेड़ की व्याख्या की जा रही। पेड़ की व्याख्या मतलब क्या है ना, यहाँ पे ग्रंथकार हमें
एक सब टाइप्स ऑफ औषधि द्रव्यों को आइडेंटिफाई करने का बताने की कोशिश करें। मतलब ये थोड़ा सा अलग लगता है, पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, कि आप देखोगे कि आम बोलते हैं तो हमें हमेशा दिमाग में आम आता है कि यार आम बोल दिया, मतलब अब आम बोल दिया तो क्या है, किसी भी आम का अचार होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं लंगड़ा बोल दूंगा तो नॉर्थ इंडियन वालों को समझ में आएगा यार लंगड़ा आम जो है ना चूस के खाने वाला थोड़ा सा है। हापुस बोल दूंगा तो बोल दे पता चल जाएगा काट के खाने वाला हापुस में मजा है। मतलब राजन जब पहली बार महाराष्ट्र आया था तो वो बोला था, मुझे याद है, तुम्हारे यहाँ पे जितने में आम मिलता है हमारे यहाँ पे पूरी गाड़ी आ जाती है एक डजन आम में। तो ये पॉइंट है कि जो लंगड़ा हो गया, हापूस हो गया या केसर हो गया, उनमें जो टेस्ट में डिफरेंस है या गुणकर्म में तुम्हें दिखाई देगा डिफरेंस है, कि एक प्रदेश का डिफरेंस है कि जो हापूस है वो रुक्ष और बहुत वर्षा होने के बाद रुक्षता की तरफ जाने के वाला जो प्रदेश है, मतलब देवगढ़ जो है रीजन है वो पूरा पथरीला रीजन है, वहां पे बहुत कम पोषकता मिलती है, बहुत ही कम पोषकता होती है, क्योंकि देवगढ़ अगर आप जाओगे महाराष्ट्र के, जो हापुस जो फेमस है वो देवगढ़ का फेमस है, वो भी देवगढ़ का मतलब रत्नागिरी में एक स्पेसिफिक देवगढ़ जो रीजन है वहां पे एक खड़क जो होता है, जमीन जो होती है काफी कड़क होती है, पथरीली कह सकते हैं, वहां का जो हापुस है वो फेमस है, बहुत कम मिट्टी वाला रीजन। तो इससे ये पता चलता है कि उसको पोषकता लेने में उस हापुस को बहुत ज्यादा उस पेड़ को कष्ट करने पड़ते हैं, तो वो उसका फल भी उसी तरह से होता है। और नॉर्थ इंडिया के जो आम होते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं, काली मिट्टी में आने वाले आम होते हैं या ज्यादा भरावदार मिट्टी में आने वाले आम होते हैं, तो वो ज्यादा ब्रूहनीय होते हैं। तो मुख्यतः ये जो तरतमता है, ये यहाँ पे ग्रंथकार इतना हरितकी के बारे में बोल रहे हैं, वो तरतमता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, एक ही फल है, उसको आप उसके हिस्सों में लोगे तो वो कैसे कैसे अलग अलग काम करेगा, कि मतलब उसी फल की आपने मिग्गी ले ली या उसी फल का, मतलब अभी उन्होंने बताया है कि हरितकी की जो वैरायटी है, मतलब हेमवंती बोलते हैं, या हेमवंती मतलब जो हेमवंत रीजन से आई हुई होती है। तो हरितकी के ओरिजिन के बारे से उन्होंने बोला है कि यहाँ यहाँ से इस प्रदेश की ले ली। तो ये डिवीजन जो है ना वो हमें कंसीडर करने वाली बात है कि इस डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये ज्यादा डीप हो जाता है कि ये डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, पर एक मुख्यतः अभी प्रैक्टिस में जो यूज होती है हरितकी, तो हरितकी का सबसे बड़ा प्रैक्टिस में यूज होने वाला पॉइंट ये है कि ग्रंथाकार चरक सुश्रुत वाग्भट कहीं पे भी हरितकी चूर्ण जब कहते हैं तो उन्हें अपेक्षित जो होता है वो बाल हरितकी का चूर्ण अपेक्षित होता है मुख्यतः। बाल हरितकी मतलब जो बिना बीज के जो हरितकी होती है या चेतकी जैसे कहते हैं, उसका हमें यहाँ पे चूर्ण अपेक्षित है, वो ज्यादा अनुलोमनीय है। और वही जो कल्प है, मतलब जैसे ब्रह्म रसायन जैसे कल्प है, वहां पे ग्रंथकारों को पूर्ण सुरवारी मतलब गोल्डन रंग धारण की हुई पकी हुई हरितकी, शुष्क नहीं है, शुष्क हरितकी नहीं, पकी हुई हरितकी अपेक्षित है। तो यहाँ पे हरितकी मुख्यतः आर्द्र फॉर्म में जो है वो गोल्डन कलर वाली, और शुष्क फॉर्म में मोस्टली बाल हरितकी ऐसी अपेक्षित होती है। तो ये जो बाल हरितकी है वो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अनुलोमनी है, जिसे ब्लैक हिमच वगैरह भी कहते हैं लोग। तो और वही जो हमारा सुरवारी हिरडा होता है या जो गोल्डन हरितकी होती है वो थोड़ी कम अनुलोमनी है, पर उष्णता उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। अब यही दोनों का मतलब अभी जो बड़ी हरितकी है उसका फल की मिग्गी नहीं लेनी है। मिग्गी मतलब बीज की बात हो रही है, तो बीज अपेक्षित नहीं है यहाँ पे किसी भी ग्रंथकारों ने जब आमलक की आगे डिफाइन किया तो उन्होंने वहां पे बताया भी है कि उस फल के जो गुण होते हैं मुख्यतः उसके बीज के भी वही गुण होते हैं। पर हरितकी के टाइम डिफाइन करते हुए ये बताया कि नहीं यार इसका बीज ज्यादा थोड़ा कषाय है, तो अगर हमें कहीं पे कषायता ज्यादा अपेक्षित है तो वो यूज करने के लिए ज्यादा अच्छा है। अब उपयोग जो है, उपयोग हरितकी का स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो बाकी उपयोग तो हम मुख्यतः अनुलोमन के लिए श्वास कास के लिए करते ही करते हैं। मेरा एक थोड़ा सा ज्यादा भर होता है, आजकल पीसीओडी बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा व्याधि के रूप में भी है। तो जहाँ पे भी आर्तव, कष्टार्तव या आर्तव की
जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है और संप्राप्ति कहीं कफ के तरफ जा रही है, तो वहां पे मैं अभया अरिष्ट जो आया हुआ है वो इस्तेमाल करता हूँ। अभया अरिष्ट आप देखोगे तो अर्शाधिकार में आया हुआ एक कॉम्बिनेशन है जो मुख्यतः हरितकी बेस्ड है। अभया हरितकी का ही नाम है, तो उससे भय जिससे नष्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक लेक्चर में मैंने सुना था किसी वैद्य के कि भय नष्ट हो जाता है, मतलब कि इसके धारण से, इसके साथ रखने से भय नष्ट हो जाता है। पर मुझे लगता है कि इससे अपेक्षित ये है कि व्याधि का हरण होने के बाद आपका भय नष्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा मुझे लॉजिकल लगता है। क्योंकि जब उसकी टीका देखते हैं हम तो मुख्यतः वहां पे वही लिखा है कि व्याधि का हरण हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई द्रव्य होता कि उसको साथ रखने से भय नष्ट हो जाता तो हाँ काफी अच्छा हो जाता। पर ऐसा नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे व्याधि का हरण इम्पोर्टेंट है अभी। फिर तो अर्जुन भी लोग रखते हैं ना। हेलो। हाँ राम। हाँ राजन। कह रहे हैं फिर तो लोग अर्जुन भी रखने लगते हैं, अर्जुन का आवाज 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 कट रहा है वो तुम्हारा। भी कहते हैं। आवाज कट रहा है। कह रहे हैं अर्जुन भी लोग रखने लगते हैं। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अब आ कह रही रहे है। हैं यहाँ पे एक लिखो वो अपने बोल लेते हैं, बोल रहे थे कि अर्जुन भी रख लो, शीश का भी वो बना लो, हाँ ऐसी अर्जुन, चीजें हाँ ऐसे अर्जुन। एक लेक्चर अर्जुन हुआ की था। छाल, हाँ हाँ। वो याद है किसका लेक्चर था, मुझे याद नहीं है, नाम नहीं लेना चाहिए हमने, पर अर्जुन की छाल का फोन कवर बना लो, फोन के पास, हाँ, फोन सीने के पास रखो तो और उद्य कर्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये मुझे याद है, अभी किसका लेक्चर था वो भी याद है, पर नाम नहीं लेंगे हम। पर ये ऐसा नहीं कर्म करती वनस्पतियां। हाँ एनीवे मैं कुछ। एक हरितकी का कषाय का थोड़ा बताना था। मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है हाँ। कि जो सब स्रोतसों से दोष निकाल के कोष्ठ में लाके फिर बाहर निकालना, ये जो काम है ना, यस। तो वहाँ पे जो अलग अलग अवयव बोलेंगे, स्रोतस जो भी है, उनको निचोड़ के दोष निकाल के वो कोष्ठ में लाना, उस टाइप का कषाय काम हरितकी दिखाती है। ऐसा मैंने खुद पे और पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है। और ये हरितकी का देखा जाए ना मल्हार, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि मतलब फलश्रुति तो काफी बड़ी है, वो तो अलग बात है। पर ये तीनों मार्ग पे जाने वाली वनस्पति है, हरितकी, हाँ आम्ल बिल्कुल बिल्कुल। की। तीनों, मतलब और इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये जैसे हमारा जो मन है वो अन्न से बनता है, अन्न में यस। बताया है मन को। हाँ यस। तो ये बुद्धि और क्या लिखा है, सॉरी, बुद्धि, बुद्धि मेधा, इंद्रिय मन मेधा भी प्राण। दी जाने वाली, हाँ। एग्जैक्टली तो ये मन के दोष को भी निकालने वाली है। तो सब हम्म। स्रोतसों में जाके वहां के दोषों को, मतलब स्रोतसों का कुंचन करके स्रोतसों से दोष कोष्ठ में लाके फिर उनको विरेचन से निकालने वाली है। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है अभी तक। तो हरितकी का मतलब हम पढ़ते हैं ना, तो मुख्यतः मैं ऐसे करता हूँ कि ये कौन से मार्ग पे जाने वाली है, या कौन से मतलब ये अभ्यंतर मार्ग वाली है, मध्य मार्ग वाली है, या बाह्य मार्ग वाली वनस्पति, ऐसा डिवीजन करने की कोशिश करता हूँ। तो हरितकी हम्म ऐसी वनस्पति है जो तीनों मार्ग पे, मतलब ऐसा देखते हैं कि मूत्रकोश जैसे व्याधि पे भी जा रही है, हम्म। कामला जैसी व्याधि पे भी जा रही है, और कहीं गुल्म जैसी व्याधि पे भी जा रही है, और वही यस कुष्ठ पे भी जा रही है। मतलब यस। कुष्ठ जैसी व्याधि जो अलग है, मूत्रकृच्छ जो अलग व्याधि है, और मतलब अलग व्याधि मतलब मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं, और हाँ। वही गुल्म जैसी व्याधि है। तो ये तीनों मार्गों पे जाने वाली वनस्पति है। बट इसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि ग्रंथा का मतलब ये पंचरसः यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर बाद हम्म में उन्होंने ऋतु हरितकी का जो कंसेप्ट दिया हुआ है बाद में। तो हम्म इससे और मतलब रसायन वाला जो है ना कि लोग क्या करते हैं, उठते हैं कि रसायन दे देते हैं कि आप क्या कीजिए, च्यवनप्राश रसायन रोज नित्य सेवन कीजिए, हम्म। इससे आपको फायदा होगा। तो ये मुझे लगता है कि हरितकी के इसमें ग्रंथकार कोशिश कर रहे हैं हमें इंडिकेट करने की कि ऐसा नहीं है, ये ऋतु के हिसाब से आपको इसका एक माइन्यूट चेंजेस करने चाहिए। हम्म। हाँ तो है ही सब। हाँ ये, हाँ सारे रसायन मतलब कि अमृता जैसा अगर वनस्पति है जो यकृत पे ज्यादा जा रही है और त्वचा पे ज्यादा जा रही है, तो कुष्ठ के पेशेंट को अगर हमने दे दी है, तो वर्षा ऋतु में अगर हम अमृता दे रहे हैं, जो अमृता जैसी वाली या हरितकी दे रहे हैं कुष्ठ के पेशेंट में, तो उसको हमने किसके साथ देना चाहिए कि जो उसका रसायन गुण अच्छी तरह से और मैग्नीफाई कर सके हम, या उसको और अच्छी तरह से यूज कर सके। क्योंकि अभी बिल्कुल। मुझे लगता है, अभी हमने परसों एक केस डिस्कस कर रहे थे कि
चित्रक हरितकी अवले हो और अगस्त्य हरितकी पे ऊपर हाँ 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 लंग हाँ लंग कैंसर वाला पेशेंट था ना शायद, हाँ। हाँ हम्म, हाँ। हाँ तो चित्रक हरितकी, हाँ लंग कैंसरस होता ना रे। यस यस यस। तो तब हम बोल रहे थे कि नहीं, चित्रक हरितकी अवलेह जो है वो विबंधों को हर करके श्वास में अच्छा काम करता है। तो अभी मॉडर्न का डायग्नोसिस कुछ भी हो, पर चित्रक हरितकी अवलेह जैसा मल्हार का केस था, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रसायन देना है तो अगर अग्नि अच्छी है पेशेंट की, तो ये चित्रखरित के अवलेह जैसा। पर यहाँ पे क्या है ना कि ये जो सारे अवलेह आए हुए हैं उसमें सारे हर जगह पे आर्द्र फॉर्म में लेने के लिए कही गई है हरितकी। मतलब आर्द्र मतलब दिसंबर जनवरी में बना, मतलब दिसंबर या जनवरी के बाद जब हरितकी पक जाती है, मतलब जैसे अम्बा पिकतो म्हणतो अपन, आम पिक गया, पक गया आम, और फिर उसका क्या बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं। तो हम्म, सूखे हुए आम का आम पापड़ नहीं बना सकते ना, मतलब हमने आमचूर लिया और उसका आम पापड़ बनाया, तो वो कैसा बनेगा आम पापड़, कुछ अच्छा खास बनेगा नहीं ना। तो बिल्कुल। हाँ, और उसमें वो गुण धर्म भी नहीं रहेंगे, वो खट्टे मीठे वाले इतने अच्छे। वैसे हरितकी शुष्क का लेने की जगह मुझे लगता है आद्र हरितकी जो पकी हुई है उसके ये जो रसायन बताए गए हैं, जैसे उन्हीं को बनाएंगे तो ज्यादा। इसके ऊपर आई थिंक सो मैं अभी डिस्कस कर रहा था बीच में हमारा एक सिंपोजियम में, तो एनआई जयपुर में एक उसके ऊपर थीसिस भी हुआ है। तो उन्होंने वो प्रूव किया है कि नहीं, आद्र हरितकी में ज्यादा गुण है रसायन के, वो सेवन करने के लिए बताया गया है, तो वही इम्पोर्टेंट है। अभी हम्म। अभी फिर और इस, ये जो ऋतु हरितकी का है ना, हरितकी थोड़ी मतलब हरितकी तो अपतर्पण करने वाला ही द्रव्य है, यस, संतर्पण हाँ यस यस फॉर श्योर। को देखेंगे हम तो अपतर्पण करने वाला है। हाँ अपतर्पण में ऑन या द बैठने वाला है। हाँ, ऑन द अदर हैंड आमलकी ऐसी है कि ना उसको अपतर्पण में डायरेक्टली डाल सकते हैं ना संतर्पण में। तो मतलब वो मैं सर से बात करता था ना इसके बारे में, तो सर हमेशा बोलते थे कि ताप्यादि ऐसा रसकल्प है जो ना उष्ण है ना शीत है, और एग्जैक्टली आम्ल की ऐसी वनस्पति है जो ना ब्रूहनी है ना अपतर्पणी है। एग्जैक्टली, तो हाँ। इसीलिए जो आंवला एक एक रोज लोग खाते हैं ना, तो हम्म उसके दुष्परिणाम भले ही वो उस व्यक्ति के प्रकृति और उस सीजन के अनुसार ठीक ना भी हो, तो भी इतने नहीं दिखते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड ऐसी वनस्पति है। बहुत अपतर्पण या बहुत संतर्पण है ही नहीं वो। पर हम्म हरी तक की कोई अगर गलत इंसान सेवन करेगा रसायन स्वरूप में, तो उसको जरूर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, मतलब हम उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं, पर वो गलत ही चिकित्सा हो गई बेसिकली। हाँ, वैसा भी हो सकता है। आई थिंक मुझे सम अवस्था मेंटेन करता है वो। क्या राजन। राजा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। सम आवाज अवस्था अच्छी आवाज। से मेंटेन करता है तब देखा जाए मतलब। हाँ हाँ। हाँ तो अब आम्लकी के ऊपर आते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे दोनों को थोड़ा सा। अब जैसे का। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो अभी आम्लकी को देखेंगे तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो आम्लकी का जो है उसको धात्री ही कहते हैं। अब तो धात्री मतलब परिया ऐसा है कि जिसके घर में माँ ना हो उसके लिए आम्लकी माता समान है, ऐसा श्लोक भी है कि जिनके घर पे माँ ना हो उनके लिए आम्लकी, मतलब आंवले आंवला ही आम्लकी जो है वही धात्री है। धात्री मतलब क्या, जो पोषण करती है, जो ख्याल रखती है। हम्म, तो ये तो मतलब शुरुआत करते समय धात्री का यही कहते हैं कि भाई धात्री जैसी, मतलब ये तीनों ही त्रिफला देखा जाए तो ऐसे ऐसे है आयुर्वेद के लिए कि रसायन ही तीनों के तीनों रसायन, तीनों के तीनों सारे स्रोतों पे जाने वाले, पर तीनों में थोड़ा थोड़ा सा भेद है, छठा है। मतलब हम जब तीनों विविधता की भी इस बार इसमें अगली बार ऐड करेंगे तो देखेंगे कि अभी आम्लकी जो है, आज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है आज ही कर लेंगे फिर, कि विविधता अभी आहारित आम्लकी जो है वो भी त्रिदोषाहार है, पर अम्ल हम्म, रस प्रदान है, तो इसलिए मुख्यतः ये क्या है, तो ये देखोगे तो ये थोड़ी सी पित्त कफज अवस्था, पित्त वातज अवस्था में ज्यादा जाती है। हाँ हाँ तो ये पित्त वातज अवस्था में ज्यादा जाती है वो भी, और कफ का अनुबंध भी उष्ण वीर्य के कारण ये कम कर देती है। तो आमलकी के अ, फलो फलश्रुति में देखोगे तो रक्त पित्त जैसे व्याधि भी आ रहे हैं, प्रमेह जैसे व्याधि भी आ रहे हैं। पर एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि आप देखोगे कि हरितकी को वृक्ष नहीं कहा गया है कहीं पे। रुष्य है। हाँ
और आमलकी, परम वृक्षम रसायनम है ना? हाँ आमलकी वृक्षा है रे। ओके सॉरी, हाँ हाँ। हाँ हरितकी वृक्ष नहीं है, हाँ हाँ, बिल्कुल। हरितकी को हरितकी वृक्ष, उल्टा हाँ शुक्र शोषक बोला है। हाँ, तो हरितकी को कहीं वृक्ष नहीं कहा गया है, वही आमलकी को परम वृक्ष रसायनम बोला है। हाँ तो हाँ। अब मतलब वृक्ष ये क्या है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी कभी देखने के लिए जाएंगे हम तो। जो वृषण का पोषण करता है वो वृक्ष है। वृषण मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसका पोषण करके फिर मतलब शुक्र धातु को बढ़ाने वाला। तो ये थोड़ी थोड़ी छटाएं होती है छोटी छोटी, कि वृक्ष मतलब क्या, तो वृषण का पोषण करने वाला वृक्ष। तो हरितकी जैसी वनस्पति, आम्लकी जैसी वनस्पति जो है वो रक्त पित्त पे भी जा रही है, प्रमेह पे भी जा रही है। प्रमेह पे मुझे लगता है कि चरक का जो कॉम्बिनेशन है महाराष्ट्र साइड तो बहुत फेमस है। निशाधात्री सत्याग्रह कॉम्बिनेशन जो है, हाँ निशाधात्री कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र साइड में बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत फेमस है, बहुत रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, बहुत काम भी हुआ है। पर हम्म आम्लकी का जो मुख्य प्रयोग है वो बाकी सारे व्याधियों में, रक्त पित्त में तो बहुत ही कॉमनली लोग यूज करते भी है उसे। बाद में एक स्पेसिफिक मैं आंवला की यूज करता हूँ। मेरे पास मेरा पहला पेशेंट है, राजन को भी वो पेशेंट याद होगा। मेरा फर्स्ट पेशेंट है, अभी भी है। क्रॉन्स डिजीज का पेशेंट है, 2016 से मेरा फर्स्ट फॉलोअप में है। और उसका यापन ही पहली बार देखा था, तभी बोला था कि यापन करना है। तो उसे नित्य आंवला की रसायन स्वरूप में चालू है। उस पेशेंट को टाइमिंग दिया गया था डेडलाइन की 2020-21 तक ही, 20 तक ही जी पाएगा। अब 2023 खत्म हो रहा है, फिर भी पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज के एक भी लक्षण नहीं है। 16 साल पहले से उसको बीमारी थी और बाकी उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी स्टेरॉइड्स पे। इंग्लेबोर्ड के पेशेंट है, मेरा फर्स्ट पेशेंट है, सबसे पुराना पेशेंट है। तो उसको आंवला की चालू थी, तब से मेरे आज तक मुझे लगता है, अब तो दवाइयाँ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे कर लेता है पर धात्री हमेशा लेता है। तो ये आंवलकी का एक गुण है कि आंवलकी जो है ना वो, उसका कनेक्शन चला गया लगता है, आ जाएगा 1 मिनट में। मुझे एक बात बतानी थी कि कल जो हमने भस्मों का देखा था, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करने का ट्राई करोगे, तो जो हमने रौप्य और जसत के गुण देखे थे, तो जसत और रौप्य के गुण आमल की से बहुत मिलते जुलते हैं। और हम्म नाग नाग के गुण हरिद्रा से बहुत मिलते जुलते हैं। तो अभी जो धात्री निशा कॉम्बिनेशन प्रमेय में आता है और त्रिभंग कॉम्बिनेशन प्रमेय में आता है, हम्म। वो थोड़ा मतलब आपको समझ आएगा अभी। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेम सेम गुण वाले चूर्ण है ना, काष्ठ औषधि चूर्ण, तो वो उस भस्म को सूक्ष्म यानी कि डाइल्यूट करने के लिए आप यूज करोगे, तो आपको दोनों के गुण बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं, हरिद्रा के भी और नाग के भी। और हाँ, मलकी के केस में रौप्य के भी और जसत के भी। हाँ अक्षय हाँ ये, कंटिन्यू। हाँ यस यस, हाँ ये कॉम्बिनेशन जो अभी हमारे मल्हार जो बता रहा था वो उसके यूज में भी है, कि जो वनस्पति है उसका ही सूक्ष्मीकरण करके, उस मतलब वनस्पति में उस भस्म का सूक्ष्मीकरण करके यूज करने की जो प्रथा है वो एक अच्छा आइडिया है। तो अब हरितकी का जो फल की मज्जा है वो नेत्र रोगों में काफी यूज की जाती है। मतलब यहाँ पे पुणे के एक फेमस नेत्र रोग के वैद्य है, वो उसकी फल, मेरा स्टूडेंट जाता था उनके पास, तो उसके नेत्र रोगों में उसकी फल की मज्जा यूज करते हैं क्योंकि उसे नेत्रल बताया गया है। तो हम्म। अब विभितकी भी नेत्रल है, हरितकी भी नेत्रल है, और आमलकी भी नेत्रल है, पर आमलकी की मज्जा स्पेसिफिकली यूज की जाती है नेत्र रोगों में। तो हम्म एक मैं जो आदिवासी रीजन से कलेक्शन करता हूँ वहां पे, उनमें ये प्रथा है कि वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी दंत रोग होता है उसमें वो लोग हरितकी के बीज का जो चूर्ण है, ओके। बीज का चूर्ण है वो दंत कृमि के लिए वो यूज करते हैं। वो उस जगह पे भर देते हैं और वो कृमि मतलब भर जाती है, क्योंकि अति कषाय होता है वो, तो उससे आकुंचन होके सारी कृमियां कम हो जाती है, दंत कृमि। यहाँ पे मैं डेंटल कैरीज की बात कर रहा हूँ। और हम्म। आमलकी का वो लोग ऐसा करते हैं कि उसका चूर्ण करके दिया, उसमें तेल में भिगो के उसका दिया बनाते हैं और उसका काजल
कलेक्ट करते हैं। आपको पता है ना, दिए पे ऊपर काजड़ी कैसे कलेक्ट करते हैं? वो कोई ग्लास रखे ऊपर काजल कलेक्ट किया जाता है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो काजल इससे कलेक्ट मुझे करके। याद आया, एक वैद्य भी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कौन, वो दंतमंजन जो अपने पेशेंट को देते हैं उसमें वो हरितकी के बीज का चूर्ण यूज करते हैं। मैंने यूज हम्म करके देखा है वो दंतमंजन, और हम्म बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि दांतों के मसूड़ों को कोई एकदम बस निचोड़ रहा है अंदर से। सब क्लेद निकल जाता है मुंह से एकदम, गम्स ऐसे टाइट हो जाती है 2-3 दिन हाँ, तो यूज वो करने इतनी के बाद। कषाय है ही हरितकी कि वो अ, संकोच कर देती है वहां का, मतलब पूरा आकुंचन हो जाता है वहां पे, रुक्षता अच्छी तरह से आ अनुष्ठान जाएगी। तो नहीं हो जाता ना। हाँ, अनुष्ठान तो नहीं होने लगता, इतना ज्यादा कैसा है। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं है कि स्तंभ हो जाए ऐसा नहीं है, पर दंतकृमि के लिए काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। तो तो अभी और आंवले। तीसरा ये है कि हरितकी आमलकी विवितकी जो है ना, एकदम हम्म बिना, मतलब बिना डेप्थ में जाए अगर सोचना है तो हरितकी वात के लिए, आमलकी पित्त के लिए, और विविधक कफ के लिए। ये ओके। थोड़ा एकदम बेसिक समझना है आपको तो, ऐसा वो त्रिफला का कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली ये अब सेकेंडरी में मैंने ऐसे ही याद किया था, शुरुआत में तो कब हरितकी उसी इसी लिख हिसाब दो। से है वो कि वितकी जो है वो कफ गुना ज्यादा हो जाती है। हम्म हम्म। पर अभी तो हम आमलकी और आमलकी का एक इंटरेस्टिंग इसमें आया है, गुणेश शास्त्री जिससे मैं स्क्रीनशॉट लिया अभी, हम्म तो कि गुणेश शास्त्री नहीं, सॉरी, गोवा फड़के, गोवा फड़के, हाँ। ये आमलकी चूर्ण को गोदुग्ध या अजादुग्ध की भावना भावना देनी देनी है। है, 7 या यस कुछ यस एक यस ऐसे यस कुछ तो यस आया यस, है। हाँ। और वो हाँ, सूखा हुआ चूर्ण रक्त सबसे पट बढ़िया वाजीकरण है। बाजीकरण, यस यस। हम्म तो हाँ, तो अभी हम आमलकी का जो मल्हार ने बताया कि दुग्ध की भावना देनी है, तो यहाँ पे यही मतलब ये जब कॉम्बिनेशन मैंने देखा, तो एक विरुद्ध। सवाल हाँ, विरुद्ध वाला सवाल मेरे दिमाग में आया कि अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि जब मोस्टली हम कहते हैं कि अम्ल रसों का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। अम्ल रस और दुग्ध का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। तो वहां पे शायद किसकी, आई थिंक सो, रसोन शिरपाक की टीका में है या कहीं पे तो है कि हाँ, रसवंत शिरपट के लिए। हाँ, कि ये भले ही गुण में विरुद्ध, मतलब वीर्य में विरुद्ध है, पर व्याधि की अवस्था के लिए, हम्म व्याधि की अवस्था के लिए ये ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये नित्य सेवनीय नहीं है। तो हम्म। शायद, हाँ, मतलब ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, हम सोचते हैं कि सारे कॉम्बिनेशन आयुर्वेद वाले जो है वो, बहुत से लोगों का ये होता है कि नहीं, ये गुण विरुद्ध नहीं जाना चाहिए या वीर्य विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। रसों सिरपाक जैसे कॉम्बिनेशन में वहां पे ग्रंथकार बताते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भले ही विरुद्ध है, बट व्याधि की अवस्था को हर, मतलब जो सारे रसों सिरपाक आप देखोगे तो अ, जैसे जमदग्नि सर कहते हैं कि अगर आपको वायु के आवरण समझ में नहीं आते ज्यादा, तो पित्तज अवस्था को छोड़ के सारे आवरणों में आप रसों सिरपाक दे सकते हैं। तो हाँ, तो रसों सिरपाक जैसा जो कल कॉम्बिनेशन है वो, वैसे देखा जाए तो गुण विरुद्ध है ना। हाँ, तो हाँ हाँ, तो वो फिर भी कैसे काम कर रहा है, तो वो अवस्था के लिए है। तो ये हरितकी वाला, ये जो आमलकी वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें दूध के साथ दिया हुआ है कि आमलकी को साथ दूध की भावना देनी है, फिर भी वो वाजीकरण है। तो ये शायद मुझे लगता है ये भी वैसा ही होगा कि ये लॉन्ग टर्म वाजीकरण के अपेक्षा ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की अपेक्षित है यहाँ पे, कि महीना 1.5 महीना दे दिया जाए, फिर ब्रेक दे के सिर्फ दुग्धपान पे या बाकी जो रसायनीय बताए गए हैं वो किए जाए। हम्म। क्योंकि ये और कॉमन कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब मैंने बहुत पेशेंट को देखा है कि सर मैं च्यवनप्राश और दूध लेता हूँ ये ऐसा लगता है सबसे हाँ हाँ। कॉमन। हाँ हाँ, ये और राजन शायद तुम मदगनी सर ने ही बोला था कि जो अच्छा च्यवनप्राश बना है वो दूध में डालने से, गर्म दूध में डाला तो भी दूध फटता नहीं है। हम्म तो मतलब वो च्यवनप्राश की सिद्धि का एक, अच्छी यस, सिद्धि का एक लक्षण है। लक्षण है, यस। हम्म हम्म और ये आमलकी का जो, मतलब आमलकी त्रिफला में से पित्त के लिए श्रेष्ठ है ही पहले यस। से, पर हम्म
इसका अगर आपको वृक्ष वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ पित्त का काम करना है, तो एक अच्छा गल्प है कि जो सूखी हुई आमलकी मिलती है उसकी मशी बनाकर उसका चूर्ण बनाना, या फिर हम्म चूर्ण लेके उसकी मशी बनाना। तो काफी लोग यूज करते हैं आमलकी मशी अम्ल पित्त वगैरह की अवस्था में। वैसे तो लोक प्रचलित ज्यादा आमलकी हुई है, मतलब देखोगे तो लोक में काफी ज्यादा हरितकी से ज्यादा फलस्वरूप में आमलकी ज्यादा प्रचलित हुई है। मतलब बहुत से लोग मिलेंगे जो नित्य आमलकी का सेवन करते हैं। यस। हम्म और उसका मतलब उसी के कारण कुछ लोग अच्छे फायदे भी करते हैं और अम्ल पित्त भी बना भी लेते हैं खुद को ज्यादा नहीं। हाँ, तो आमलकी अब अभी हम 1 to 1 अगर कंपैरिजन करेंगे ना, मतलब अभी अगर साइड में रखा जाए हरितकी और आमलकी को, तो हरितकी रुक्ष है, आमलकी उससे अपेक्षित स्निग्ध है, हाँ, कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली स्निग्ध है। हरितकी उष्ण है, ये कंपैरेटिवली शीत है। और हरितकी के स्रोत देखेंगे हम, मतलब अभी मतलब ग्रंथकारों ने तो लिखते हुए ये लिखा है कि अ, धात्री फल जैसी ही इसकी सारी फल, धात्री फल ही कह रहा, हरितकी जैसी ही इसके गुण है, किंतु विशेष, मतलब हरितकी समाह धात्री फलम, क्या है, हरितकी समाह धात्री फलम दातरी किंतु फलम। विशेषता। हाँ, किंतु विशेषता ऐसा लिखा है। हरितकी फला धात्री के गुण है, मतलब आम्लकी के गुण है, पर उससे भी विशेष क्या है, तो वो रक्त पित्त प्रमेह और बाकी व्याधियों पे जा रही है। तो मतलब ये पित्त प्रदान संप्राप्तियों में ज्यादा जाने वाली हरितकी के समगुण वाली वनस्पति है। इससे ये हाँ, पता और चल। उसी में वो बताते हैं कि परम रुष्यम रसायनम भी विशेष, मतलब रसायन हाँ, विशेष, यस, तो हाँ हरितकी में आ चुका है। हाँ। फिर भी वही भाव प्रकाश जिसने हरितकी के गुण लिखे हैं वही बोलता है कि हरितकी समम धात्री फलम। तो धात्री समम बोल दिया तो सॉरी, हरितकी समम धात्री फलम बोल दिया तो उधर रसायन आ ही गया ना, सभी फिर सभी भी गुण। विशेष बोल रहा है। फिर भी विशेष में फिर से रसायन दिख रहा है, तो ज्यादा रसायन जो है, और ज्यादा इस- जैसे मैं बोल रहा था कि कंपैरेटिवली सेफ भी रसायन हरितकी से ज्यादा आम्लकी है। हाँ, तो अभी ये दोनों का कंपैरिजन हो ही गया है, तो हमारी जो त्रिफला का तीसरा कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है उसे छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा, है कि नहीं। हाँ हाँ, मैं हाँ, इधर तो डाल देता हूँ उसका सूत्र। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट हो तो तीसरा जो कैंडिडेट रह जाता है वो बीबी तक ही रह जाता है। हम्म तो बीबी तक की, जैसे अभी राजन बता रहा था कि वो सोचते से वात पित्त कफ का डिवीजन करते हैं, तो लोग कफग्न बीबी तक की को लेते हैं। और बीबी तक की जो है वो सच में बहुत ज्यादा कफग्न है। उसका उष्ण वीर्य है। बीबी तक की स्पेसिफिकली भेदनीय है, ये ध्यान हम्म। रखने वाली चीज है। हरि तक की अनुलोमनीय है, हम्म। हरि तक की अनुलोमन करती है। और आम्लकी स्रोतों का शोधन अच्छी तरह से कर लेती है, पर विविधता की स्पेसिफिकली भेदन करने वाली है। तो ये योगो जोशी बोल के पुणे के एक वैद्य थे, वो उनको बीबी सब कहते थे, बीबी तक, भल्ला तक बीबी तक इस्तेमाल करने वाले वैद्य। बीबी वैद्य, हाँ। हाँ, बीबी भल्ला तक बीबी तक तो ये बीबी तक ऐसा रसायन है जो स्रोतों में जितना भी संघात है, मतलब संघ है, उसका भेदन करने वाला है। हम्म। हाँ, ये भी नेत्र है, फिर से अब ये आता है यार, ये भी नेत्र है, हमला की भी नेत्र है, तीनों नेत्र है, तो क्या तीनों को, और वैसे देखा त्रिफला कॉम्बिनेशन भी नेत्र है तो ये यस। ऑफकोर्स तीनों का मिल के नेत्र हो जाता है, पर अवस्था के हिसाब से नेत्र है। कि हरितकी जैसा जो वनस्पति है वो ज्यादा वातज अवस्थाओं के लिए नेत्र है, विवितकी कफज है, तो विवितकी का क्या कहते हैं, नेत्र कछा, काम। हाँ, नेत्र काम जो है वो ज्यादा जहाँ पे विबंध होगा या ज्यादा जहाँ पे क्लेद का संचय होगा वहां पे ज्यादा काम करता है। वही आम्लकी जो है वो रसायन नेत्र है, तो और आप पित्त। आम्लकी, हाँ, तो पित्त का शमन करके नेत्र कम करने वाली है आम्लकी, या बिल्कुल। पित्त की जो अवस्था है। और हरित का विभित की जो है वो कफ का आवरण वहां पे है, या कफ जो है वो दिक्कत दे रहा है वहां पे, उसका आवरण हटा के वो काम करने वाली है। तो विवितकी का फल मज्जा जो है वो केश है, फॉर श्योर। मतलब लोग हाँ, और मतलब वो विवितक, मुद्दाकारक भी है ना।
हाँ वो मदकारक भी है वो खाते मल्हार को तो अच्छी तरह से पता है, उन्हीं के एरिया वो उसका जहाँ पे फार्म हाउस है वही के आसपास मुझे लगता है बहुत लोग। कॉमन ट्रेंड है हमारे साइड भी, बुल्ढाना साइड में भी कॉमन ट्राइबल लोग सब वो बीवी तक के, मतलब बीवी तक के बीच के अंदर का जो मगज रहता है, मज्जा, मगज, yes। उसको खाते हैं। वो बादाम की तरह एकदम टेस्टी लगता है। बादाम या एकदम इसके जैसा मूंगफली जैसा लगता, प्योर हाँ, मूंगफली। एक्चुअली या मूंगफली जैसा लगता है। हम्म। पर 20 से ऊपर खा लिए तो मद हो जाता है, हाँ। बेसिकली अल्कोहल जैसा इफेक्ट दिखने लगते हैं। हाँ तो इस पर उसका तेल जो है वो केश है। अच्छा। हाँ उसका उसका उसी का तेल निकालना है, मतलब जैसे अखरोट इसका बादाम का तेल निकलता है या मूंगफली का तेल निकलता है, तो वो तेल केश है। ओके। हाँ मैंने थोड़ा सा निकाला था, अभी अभी थोड़ा बचा हुआ है, पर इस बार सीजन आएगा तो ज्यादा निकालूंगा तो हम सभी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि काफी विविधता की आती है मार्केट में। हाँ तो विविधता, हरितकी, आम्लकी, ये तीनों जो दोषों के अवस्थाओं के हिसाब से देखा जाए तो हमने अभी देख ली। और स्पेसिफिकली विविधक कुष्ठ रोगों में एक यूज करने वाला बहुत अच्छा कृमि कुष्ठ जो अवस्था होती है, उसमें भी विविधक की बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं एक लाइकल पैलेस नाम का व्याधि होता है, मोस्टली संतर्पणोक्त होता है मेरे पास, उसके दो दो या तीन पेशेंट है, जिसमें स्किन के ऊपर दाग काले काले, ऑटो इम्यून है, काले काले दाग पड़ जाते हैं। तो उसमें मैं सिर्फ विभितकी चूर्ण जो है वो यूज करता हूँ, ओनली विभितकी चूर्ण, उसका कषाय या चूर्ण के साथ कोई थोड़ी सी भस्म में यूज किया गया तो, अगर शीता थोड़ा सा शीत चाहिए तो अभ्रक जैसा भस्म, थोड़ा सा उष्ण चाहिए तो ताम्र जैसा भस्म, तो यही कॉम्बिनेशन मैं यूज करता हूँ, और इससे काफी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब एकिरी द्रव्य प्रैक्टिस जो है वो, उसमें ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाने वाला है द्रव्य है, जो आपको लेखन गुण अपेक्षित होता है विभितकी में, वो आपको अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैंने देखा है कि तब मैं अगर अगली बार अगर यहाँ पे केस पेपर शेयर कर सकूंगा तो वो पेशेंट का मैं गारंटेड करूंगा कि विभितकी, बस विभितकी यूज की है उसको, मैंने सुबह शाम विभितकी का कषाय पिलाया था आधा आधा लीटर, और उसके साथ मुझे लगता है वो उसमें मैंने ताम्र यूज किया था उसके साथ, और बाकी की भी दवाइयाँ थी, ऐसा नहीं था पर ये स्पेसिफिक विभितक की थी। तो उससे पेशेंट को इतना अच्छा लाइकल पैलेस में रिजल्ट मिला था, और वेट 105 किलो की पेशेंट थी, वेट भी उसका एक 2 ढाई महीने में 7-8 किलो कम हो गया था। बाकी डाइट कंस्ट्रिक्शन कुछ नहीं था एक्सेसिव उसको। तो ये विवितकी का जो स्पेसिफिक स्किन डिसऑर्डर्स में जो काम है वो थोड़ा सा हम देखते नहीं है, क्योंकि विवितकी स्किन और जो कृमि का सेक्शन है वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। मतलब हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, त्रिफला को हमारे दिमाग में वो क्या है ना, एक लोक के प्रसिद्धि के कारण हमारे दिमाग में त्रिफला बस इसी रूप में बैठा हुआ है कि पेट साफ करने की दवाई। मतलब एक आयुर्वेदिक वैद्य, मैंने देखा है कि एक थोड़ा सा संकोच करता है त्रिफला को यूज करने के लिए, उसे लगता है यार मैं त्रिफला नहीं यूज करना चाहिए, मैंने कुछ अलग से वनस्पति यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये लोक प्रचलित नहीं, ये देखा है शायद सभी ने अनुभव किया होगा। राजन तुम्हें क्या लगता है? हम्म, राजन, हाँ। तो हाँ शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ तो एक देखा है कि हेलो राजन। आ गया फिर से। तो मल्हार, हम्म। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है कि ये एक लोक नहीं, ये होता प्रचलित। है, मतलब अभी तक होता है, सच बोलो तो। क्योंकि हाँ बहुत बार होता है प्रैक्टिस में, हम खुद को एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी। लोगों को जो हाँ, लोगों को जो ऑर्डिनरी आदत है कि विरेचन के लिए त्रिफला देना होता है, जो मेडिकल स्टोर वाला भी दे देता है, ऐसे ही पेट साफ नहीं हो रहा है, आयुर्वेदिक कुछ चाहिए तो त्रिफला दे दो। तो हम्म। हम खुद को उससे ज्यादा होशियार समझते हैं। रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं, पर इस हाँ जैसे हमारा एक बायस रहता है कि भाई हमें विरेचन के लिए या फिर अनुलोमन के लिए त्रिफला यूज नहीं करना है। हाँ तो तो ये हाँ संकोच रहता है ये। हाँ, तो त्रिफला यूज करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। त्रिफला जब काम नहीं करेगा तब क्या यूज करना है, ये हमें आता है, ये इम्पोर्टेंट बात हाँ है। ये, तो अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो त्रिफला है उसकी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें उनकी संख्या दी गई है।
कि हाँ हाँ, उसका हाँ कुछ तो तीन चार अलग अलग है ना, मुझे याद नहीं हाँ, है। वो तीन चार अलग अलग कॉम्बिनेशन, पर बस ये है कि अगर चूर्ण यूज कर रहे हो तो सब समझ ले लो कि वो संख्या जो हम्म। सारी दी गई है वो फल मात्रा के हिसाब से, क्योंकि क्या है ना, अच्छा। कर्ष मात्रा के ऊपर है, तो सबसे छोटा फल जो होता है बेबी तक। वो, हाँ, बीबी तकी का होता है। फिर नहीं, आमलकी का है एक कर्ष। देखो, आधा कर्ष क्या आमलकी, एक हम्म। कर्ष विवितकी, द्विकर्ष हरितकी, ऐसा है वो। तो अच्छा। नहीं, चार कर्ष की हरितकी, तो मतलब ग्राम में देखा जाए तो 5 to 6 ग्राम की आमलकी हो जाती है, जो आजकल मार्केट में आती है वो बनारसी आमले, वो 60-60 ग्राम का एक आता है। पर अगर आप वाइल्ड में जाओगे, वाइल्ड में अगर आमलकी देखोगे तो 5-6 ग्राम की ही होती है। और वही अपेक्षित है। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है बिबितकी, वो एक कर्ष, कर्ष फल इसीलिए उसको बोला गया है। हरितकी का हम्म। बिबितकी का पर्याय ही कर्ष फल है। मतलब पुराने जमाने में क्या था ना कि वेइंग हाँ स्केल नहीं हाँ। थी, तो मात्रा ये थोड़ी सी नेचर बेस्ड थी कि गुंजा, तो ये गुंजा के ऊपर सोने की मात्रा होती थी कि इतना गुंजा का वेट का सोना इतना है, ये वेइंग स्केल होता था। तो वैसे ही, हाँ, तो वही एक कर्ष के लिए मेरा कर्ष, आया है सूत्र में, आप देख सकते हैं नीचे। हाँ, तो कर्ष फल कहते हैं। तो कर्ष भी 10 ग्राम से लेके 12 ग्राम के बीच वाला एक फल होता है। तो आप देखोगे कि भेड़ा का जो फल है, विविधि का फल है, वो बराबर उतने ही वेट का होता है। और हरितकी को जो बोला गया है वो 2 कर्ष की बताई गई है, तो मतलब 20 ग्राम की हरितकी होती है। तो हाँ उसकी हाँ हाँ। कॉम्बिनेशन की मात्रा ऐसी बताई है कि एक भाग, मतलब एक भाग हरितकी ली गई है तो उसके 2 गुने भाग विवितक लेना है, और 4 गुने भाग आम्ल की लेनी है। तो दैट इज इक्वलाइजिंग कि सबको सम लेना है। अगर मतलब फलों की राइट राइट। मात्रा लेनी है तो हाँ, वो कर्ष के हिसाब से वैसी हो जाएगी। पर वेट के हिसाब से देखोगे सब, मतलब 1 ग्राम अगर हरितक की लेनी है तो 1 ही ग्राम विविधक की लेनी है, 1 ही ग्राम आम्ल की लेनी है। तो फिर वो त्रिफला जो है वो समगुण वाला त्रिफला हो जाएगा। हम्म। हम्म। और इसमें अपेक्षित यहाँ पे अगर अनुलोमन है तो बाल हरितकी, और अगर अपेक्षित आपको रसायन है, नेत्र है, तो वो फिर सूरवारी हिरडा, तीनों बिना बीज के लेने हैं। अब हम्म। हाँ, तो ये बहुत कॉमन। तरीके का आजकल मुझे लगता है चूर्ण सभी जी बनाते हैं शायद। हाँ, मार्केट में तो सब बीज ही आता है। उसमें क्या हो जाता है ना कि उसका छिलका निकालना भी देखते हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो हो जाए तो देखते हैं कि सबको अवेलेबल करा देंगे कि हरितकी का फल फोड़ना, बिबितकी का फल फोड़ना, बिबितकी तो आसान है, पर हरितकी का फल फोड़ना और फिर उसके बाद उसके अंदर की बीज निकालना और फिर उसका ये करना, ये थोड़ा सा क्लिष्ट काम है। क्योंकि क्या है ना, मोस्टली सूखे फल ही आते हैं हमारे पास, तो ये राइट। थोड़ा सा क्लिष्ट काम होता है। इसलिए मोस्टली कंपनी वाले क्या करते हैं, उसके पूरे सब बीज तो वो कषाय प्रधान हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मेरे पास जो हरितकी चूर्ण है वो कषाय प्रधान है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सा बार हम, सेंधा हाँ, मिला के उसको यूज करेंगे तो ज्यादा एक्चुअली त्रिफला के गुण यस, दिखते हैं, ऐसा मैंने यस, एक्सपीरियंस यस, किया है। यस, 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 कि थोड़ा सेंधा मिला के देंगे तो हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा कषायत्व है इसमें, अगर हम त्रिफला यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी आम्लकी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो वो भी हो सकता है उसमें, उसी कॉम्बिनेशन में। हम्म। हम्म। तो अभी इसके ऊपर आगे और कुछ बोलना है। ये तीनों के तीनों हम देखेंगे कि तीनों को दीपनीय बोला है। वैसे आम्ल की तो पता भी चल जाती है दीपनीय है। पर ये दोनों जो है दीपनीय है, ये सीधा शुंठी मरीच पिंपली जैसा धातु या जाठराग्नि को नहीं प्रदीप्त करते हैं। ये धातु अग्नि को प्रदीप्त करने वाले हैं। मतलब हरितकी खा के आपका पेट साफ हो के आपको भूख अच्छी लगने वाली है। जैसे हम्म। आमलकी आप खाओगे तो उसे सीधा फटाक से दीपनी है, आपको भूख अच्छी फटाक से लग जाएगी। हम्म। तो ये एक, हाँ। हाँ, ये दीपन से मुझे याद आया, कल मेरा राम से डिस्कशन हो रहा था सेशन के बाद में, उसको कुछ डाउट थे। हम्म। तो बेसिकली ये जब जो कंफ्यूजन होता रहता है ना, दो द्रव्यों के बीच में, दो भस्मों के बीच में, कोई भी मतलब कौन सी दवाई यूज करनी है, दो कल्पों के बीच में, तो क्योंकि सबकी फलश्रुति पढ़ोगे तो आधी चीजें सब जगह रिपीटेड दिखेंगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर चिकित्सा करते टाइम सबसे पहले चीज ये है कि
पेशेंट और दवाई दोनों को कहाँ डालना है, संतर्पण में डालना है, अपतर्पण में डालना है, पहली बात। दोष कौन से कम ज्यादा करने हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, अवरोध कहाँ कहाँ है या कहीं नहीं है, और बल कैसा है। ये चार, अब अगर आप सोच लोगे, ये पहले चार पॉइंट डिसाइड कर लोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या करना है। फिर इस चीज में बैठने वाले द्रव्य, भस्म, कल्प जो भी है, आप आराम से बिठा सकते हो। नहीं तो आप ऐसे देखोगे तो हरितकी भी नेत्य, त्रिफला भी नेत्य, आमलकी भी नेत्य, बिबितकी भी नेत्य, रौप्य भी नेत्य है, जसत भी नेत्य है, कल हमने देखा। तो कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, तो ऐसा लगता है कि आयुर्वेद का सब कुछ सब काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली पर अब पेशेंट, अगर आपको पेशेंट का अपतर्पण करना है और पेशेंट को मलावरोध है और पित्त की तकलीफ है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आज के तीन द्रव्यों में से आमलकी और हरितकी चूज करोगे, और कल जो हमने पढ़े भस्म, उसमें से रौप्य चूज करोगे, या फिर थोड़ा रौप्य प्लस ताम्र चूज करोगे। तो ये क्या करना है ये पहले डिसाइड करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट दवाई डिसाइड करके पेशेंट देखोगे, या पेशेंट देख के डायरेक्ट दवाई डिसाइड करने जाओगे, तो सब डालने का मन करेगा पूड़ी में। तो ये मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना था, क्योंकि हम्म। ये वही वही सिमिलर डाउट आते रहते हैं कि दोनों नेत्र है या दोनों पित्तग्न है या जो भी है, ये मतलब दोनों ये में ये है। आराम से पता चल जाता है कि हरितकी जो है वो उष्ण है, आम्लकी शीत है। तो दोनों नेत्र है, पर दोनों की अवस्थाएं पूरी तरह से अलग है, मतलब एकदम ही हाँ। ऑपोजिट, मतलब हरितकी और हाँ, विभितकी तो रैदर बोल सकते हैं। पॉइंट यही है कि अवस्था समझना इम्पोर्टेंट है। हम्म। और अवस्था समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहता। पेशेंट में क्या क्या हो रहा है वो लिख लो सीधा, तो आपको हम्म। पता चलेगा कि क्या क्या ठीक करना है। और उसमें से ज्यादा चीजों पे काम करने वाली चीज, जो भी द्रव्य, कल्प, भस्म जो भी है, वो चूज करना है। इतना आसान है सब। तो अब ये जो है कि हाँ, अब सब हमने पढ़ लिया, एक बेसिक मतलब जान लिया। तो अभी इसमें ये दो चार पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो आपने देखा होगा कि हरितकी किसने सेवन नहीं की है, करनी है, ये बताया गया है कि बालकों ने नहीं करनी है, जो अतिरुक्ष है, कृश है, जिनका उपवास है, या फिर गर्भिणी स्त्री है, और काय रे रक्ता ला रक्तमोक्षणचा आई थिंक पंचकर्म पण दिला एक है ना। हम्म। हाँ। हाँ, ये सा रक्तमोक्षण, हाँ रक्तमोक्षण जिसने नहीं किया हुआ उसने नहीं करे। तो ये एक इंडिकेशन है। तो हर वनस्पति का ऐसा इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो लोगों का हमेशा ये भ्रम होता है कि आयुर्वेद में देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कोई भी द्रव्य उठा के किसी को भी दे दो। तो ये ग्रंथकार यहाँ पे सूत्र रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे है। भाव प्रकाश एग्जैक्ट। का, हाँ भाव प्रकाश का ये ये आपको सूत्र। नॉर्मल व्यवहार में बहुत पेशेंट दिखेंगे, स्पेशली एजेड जो लोग हैं 65 के ऊपर के, हम्म। को बहुत ज्यादा कोई भी विरेचन, त्रिफला हो या सोनामुखी वाला वो कायम चूर्ण या जैसे ब्रांड्स मिलता है, वो सब खाने की जिनको आदत है, तो उनको वो डोज बढ़ता जाता है और फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो उनकी चिकित्सा रुक्ष विरेचन से हो ही नहीं सकती, पहली बात। उनको वहां पे स्नेहन की जरूरत है। और दूसरा, उनके इंटेस्टाइन्स की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप उनके इंटेस्टाइन्स की ताकत बढ़ाओगे और वहां स्नेहन करोगे, तो उनका पेट साफ होने वाला है। उनको हाँ, सिर्फ हरी तक्की देके कुछ नहीं होता है, रादर उनका प्रॉब्लम और बढ़ता है। वो प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है। वो कंप्लेन करते कि कुछ नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि उनको मेडिकल वाले ने जो दवाई दी होती है वो जयपाल वयपाल सोनामुखी जैसे भयानक हाँ, विरेचन तीक्ष्ण करने विरेचन। जयपाल जैसे द्रव्य वाली होती है। तो आपके द्रव्य से वो बोले क्या डॉक्टर ने खिला दिया, इससे हल्का बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पेट को आदत जयपाल की पड़ गई है। आपका द्रव्य क्या ही कर लेगा वहां पे। हम्म। हम्म। तो तो ये वही मलाने का वही आप बहुत पॉइंट ज्यादा यही है रुचि कि रखते अवस्था अवस्था हिस्ट्री ये समझने में ही पूरा डिसीजन मेकिंग रहता है। हो। हम्म। बाद में ये बात आती है कि आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या क्लिनिक में रखा है देने के लिए। हम्म। पर सीधा उस पे जंप करोगे तो कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, हरितकी जो आती है, मतलब मार्केट में हमारे पास जो हरितकी आती है ना। अब मैं बीच में साउथ में गया था,
तो वो लोग एक हरितकी की मतलब ये हरितकी की मतलब जैसे हम लोग सब बस याद करते टर्मिनल या चबुला चबुला, तो एक हरितकी का पैलेडा बोल के भी एक टाइप है, मतलब वो विविधक के इसमें आता है, हरितकी में उसमें कंफ्यूजन है। और एक बड़ी हरितकी आती है इस तरफ आसाम साइड में, टर्मिनल या सिट्रिना बोल के, मतलब आम जितनी बड़ी होती है आप कह सकते हैं, 60-60 ग्राम की एक हरड़ होती है वो। तो ये जो भेद है ये अलग अलग, इनके भी अपने अलग से गुण है। तो ये इसी वनस्पति के अंडर लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये फिर से सोचने वाली बात है कि अभी हम हमें जो मिल रही है वो हरितकी सही वाली है या नहीं, वो तो देख के ही पता चलेगा। क्योंकि चूर्णों में मिल रही है तो कोई कुछ भी देख के पता नहीं चलने वाला। पर जो वनस्पति हमें मिल रही है उसको एक बार एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि ये कैसी है, ये पूरे गुण प्रधान है या नहीं है। तो कुष्ठमध्ये मला एक हरितकी भरपूर वापरल्या जाते। कुष्ठ में आप देखोगे कि हरितकी का बहुत ज्यादा यूज हुआ है कुष्ठ व्याधि में। तो हरितकी हम्म। वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि वो तीनों दोषों का शमन करने वाली है। और हरित कुष्ठ भी ऐसा व्याधि है जो त्रिदोषात्मक है। हाँ, और शोधन करने वाली है ना, मेन कुष्ठ यस, हाँ। शोधन करने वाला व्याधि है। यस, हाँ, शोधन करने वाला व्याधि है। तो इसलिए हरितकी वहां पे भी बहुत आती है। तो एक कॉमन जो कुष्ठ के कल्प देखोगे उसमें एक हरितकी ऐसी है, वो यूज होती है। अजून काय राहतंय, कुछ सवाल है हरितकी आम्लकी विविधकी के ऊपर? कुछ सवाल ही उन्हीं की यूज कुछ देखा हो कल्प अगर अलग सा किसी ने। राम कुंजल। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, इंटरनल तो सब कुछ पता चल गया, एक्सटर्नल में कुछ स्पेसिफिसिटी यूज में, और एक्सटर्नल में कैसे यूज कर सकते हैं, कषाय हो या घृत हो या किसी भी तरीके से। हाँ, एक्सटर्नल में है ना, एक तो जैसे अभी हम कुष्ठ के बारे में बात कर रहे थे, उसका लेप वगैरह हम्म। तो आता ही है। एक त्रिफला का धावन बहुत अच्छा यूज होता है। मतलब मैं स्पेसिफिकली जो पेशेंट को ये होता है, फीमेल पेशेंट्स को वजाइनल डिस्चार्जेस का इश्यू होता है, वहाँ पे त्रिफला धावन बहुत अच्छा काम करता है। तो त्रिफला का धावन मतलब हमें क्या है ना, कि कर्म में हम हमेशा अभ्यंतर चिकित्सा ही ज्यादा सोचने लग जाते हैं, पर धावन जो होता है कषाय स्वरूप में वो बहुत अच्छा काम करता है। तो त्रिफला धावन, तुरटी जो होते हैं, तुरटी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तुत्थ। तुत्थ, सॉरी, हाँ। तुत्थ कांक्षी। नहीं रे, कहाँ कांक्षी। हाँ, तुरटी का जो कांक्षी। मतलब, हाँ। हाँ, तुरटी जो होती है उसका और त्रिफला का धावन अगर कर दिया जाए, थोड़ी हम्म। दोनों कषाय थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर वो काफी, जिनको स्पेसिफिकली फीमेल पेशेंट को जो है योनि के कोई रोग है जिसमें योनि स्त्राव वगैरह जो है या ल्यूकेरिया जैसी कंडीशन है, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो उसमें से दुर्गंध वगैरह आ रही है बहुत ज्यादा स्त्राव से, तो वहां पे है। और त्रिफला का नेत्र धावन भी काफी कॉमन ट्रेंड में है यूज करने में। बट हाँ, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो मशी यूज करते हैं। मशी मल्ला ने जो बताया था कि मशी त्रिफला की बहुत है। मेरे जो सर है चिन्मय सर, वो त्रिफला मशी सुवर्ण गैरिक के साथ मुझे उन्होंने दिया था। जो ट्रैवलर्स नौशिया होता है, मतलब विटिलिगो के कारण जो होता है कि हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा हमें ट्रैवलर्स नौशिया या हाँ वर्टिगो, सॉरी, हाँ वर्टिगो। तो उसमें वर्टिगो में बहुत कॉमन है कि उसमें त्रिफला मशी सुवर्णमाक्षी के साथ देते हैं। और एक जो हरिदा की मतलब बड़ी वाली पकी हुई सुरवारी हिरडा जिसको बोलते हैं, हम्म। उसको अगर हम्म। जैसे हम हेमगर वगैरह को उगाल के देते हैं ना, वैसे उगाल के अगर उसका लेप किया जाए तो एलोपेशिया वगैरह में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर आपको जयपाल वगैरह यूज नहीं करना है या पित्त प्रधान पेशेंट है तो उसको जयपाल से फुंसिया वगैरह आने का चांस रहता है, तो आप उसकी जगह हरितकी को भी उगाल के यूज कर सकते हो एलोपेशिया में। उसी का अंजन भी देते हैं मल्ला, हरितकी का बालों को में अंजन भी करते हैं उगाल के। अच्छा।
और उसी त्रिफला का अंजन तो मिलता है मार्केट में, वो तो अर्क का हाँ, सबको वो सबने गुरुत्व देखा वाला है। है। गुरुत्व वाला या तेल वाला हो या अर्क वाला होता है। पर ये हाँ फल का अंजन अपेक्षित है यहाँ पे, मतलब जो अच्छा। घिस के जैसे बच्चों में हाँ अंजन yes, किया जाता है। exactly. हाँ, वो अपेक्षित है यहाँ पे। घिस के आए तो इसमें भी हम एक बार कर्म पे बात करेंगे कभी, कि घिसना, उबालना, छीलना ये हमें बहुत अलग लगता है। बट ये जापानीज एक अभी ये पॉइंट आया है तो इस पे बात करेंगे कि वसाबी नाम का एक जापानीज स्पाइस है, मूली की ही फैमिली का है। उसको अगर आप ऐसे डायरेक्टली खाओगे तो वो तीखा नहीं लगता, जब घिस के खाओगे तभी तीखा लगता है। हाँ सुशी के साथ जो हरी चटनी के साथ यस यस यस। तो सूची के साथ जो हरी चटनी अगर मार्केट की मिल रही है आप ऐसी हरी चटनी ट्यूब वाली, तो वो तो मोस्टली हॉर्स रेडिश और ही होता है, मतलब हाँ, मूली होती है हरा रंग डाल के। पर अगर ओरिजिनल वसाबी, महंगी वनस्पति है वसाबी, तो उसको घिस के यूज किया जाता है। तो जो रोबी स्पेसिफिक मुझे लगता है शार्क का स्किन वर्क है, शार्क का स्किन। हाँ हाँ, शार्क, हाँ हाँ शार्क के, स्किन नहीं, के ऊपर या स्केल शार्क होता है। स्केल के ऊपर, यस। हाँ, स्केल के ऊपर। हाँ, तो यही कर्म अपेक्षित है कि घिसके ग्रंथकारों ने लिखा है ना, तो घिसके मतलब उगाल के, जैसे उगालना कहते हैं या मराठी में उगालना बोलता हूँ, तो वो घिसके आपको उससे अपेक्षित है। बेसिकली सब सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब फूट यस। जाते हैं ना। हाँ, सेल तो मेम्ब्रेन होते हैं, टूट जाते हैं, उसमें से अलग अल्कोलॉइड्स बाहर आते हैं। हाँ, फ्रेश होता है तो अलग अल्कोलॉइड्स बाहर आते हैं, क्योंकि फ्रूट जब इंजर होता है और अगर लाइव फ्रूट है तो वो अलग अपनी रिएक्टिविटी दिखाता है, और उसके कारण अलग उसमें से अल्कोलाइड्स वगैरह बाहर आते हैं, मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए। लहसुन का जो मतलब मॉडर्न के हिसाब से जो एलिसिन कंपाउंड है ना, वो भी लहसुन के जो कंद है उस पे आघात होने के बाद ही निकलता है। वो उसका हम्म प्रोटेक्टिव मेजर है कि दुर्गंध हम्म और मतलब जिससे जलन होगी ऐसा दुर्गंध वाला जलन होने वाला कंपाउंड निकालो, ताकि जो भी प्राणी या कीटक उसको हानि कर रहा है वो भाग जाए। तो हम्म जितना मतलब लहसुन को आप ऐसे क्रश करोगे तो क्रश करने के जितने तुरंत बाद खाओगे उतना आपके पेट में एलिसिन जाता है, ऐसा मॉडर्न का बोलना है। अब हम तो वो तक्र वगैरह में शुद्धि करते हैं, तो हमारा क्या लॉजिक है वो थोड़ा कंपैरेटिव सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं है, बट जस्ट हम्म बता रहा हूँ कि ऐसा रहता है प्रोटेक्टिव इसका। हम्म। अब बीबी तक की भी फलमशी जो है वो क्षेत्र में यूज करते हैं, जैसे अश्वगंधा फलमशी यूज करते हैं क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, ओके। अश्वगंधा फलमशी आई थिंक सो गोवा फटके में आया हुआ भी है। वैसे ही बीबी तक की फलमशी जो है क्षेत्र में काफी कॉमनली यूज की जाती है। ओके। मतलब हाँ, तो बीबी तक का फल को भून के, मतलब जला के उसकी राख करनी है, उसको समधु जो विटिलिगो का एरिया है उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, और अश्वगंधा का भी फल ही? हाँ, नहीं, अश्वगंधा का फल नहीं, अश्वगंधा का मूल। वो अच्छा तो मूल। हाँ, मूल वो तो आई थिंक सो गोवा फटके में है भी कहीं पे। गोवा फटके में ओके। अश्वगंधा के अंडर ही है वो, कि उसको उसकी मशी यूज करनी है। तो ये त्वचा जो उसका, या जो क्षेत्र के लिए स्पेसिफिकली कुष्ठ रोग में आता है, वो कर्म दिखाई देता है इसका। मतलब क्या है ना कि फलश्रुति जो होती है ना, वो सूत्रात्मक होती है। मतलब ग्रंथकार जब उसे कहते हैं कि गुल्महर, तो ऐसा नहीं है कि चूर्ण ही गुल्महर होगा, शायद उसका कषाय अपेक्षित है, शायद उसका वहां पे किसी के साथ कॉम्बिनेशन, जैसे अगर गुलमहर करना है हमें, गुल्म जैसा व्याधि है, विबंध ज्यादा है, तो हरितकी को हमें शायद निशोत्तर जैसे दवाई के साथ मिक्स करके, अगर विबंध ज्यादा है, या फिर उसको लवण के साथ मिक्स करके देना अपेक्षित है। ये सूत्र रूप में कहा गया है कि वनस्पति के बारे में जो भी कुछ कहा गया, कुष्ठ हरा लिखा है। तो जैसे आमलकी और निशा का कॉम्बिनेशन ये ज्यादा प्रमेयहर है, वैसे हरितकी और निशा का कॉम्बिनेशन ये ज्यादा कुष्ठहर है। तो ये हमें क्या कहते हैं, इन बिटवीन द लाइन पढ़ना आना चाहिए, कि सिर्फ फलश्रुति है मतलब वो दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम्म यस, नहीं ये जो दिया होता है वो बस कि ये व्याधि में ये काम करता है, ये इतना बताया है, तो आप कैसे यूज करना है ये आपकी युक्ति है। और हम्म दूसरा है कि इन व्याधियों से आपको कामितवय भी ज्यादा पता चल जाएगा कि कौन से धातु स्रोतस वगैरह पे ये ज्यादा काम करता है। ये तो तीनों तो वैसे देखा जाए तो तीनों 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 देखा जाए तो सारे धातुओं पे जाते हैं। तीनों देखा जाए तो स्रोतों पे भी जाते हैं और सारे दोष पे, इसलिए इसलिए तो त्रिफला इतना
लोक में प्रचलित है। यस। हम्म। हाँ, और कल के कुछ क्वेश्चन में से मेरे को एक और चीज ऐड करनी थी, ये आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, पर जो जैसे मैंने बोला कि पूरा पेशेंट की अवस्था के विचार करके फिर दवाई पे जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ा रक्तशास्त्र में ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि जो भी एक एक मेटल हो, विष हो, जो भी है, उसका गामित्व ज्यादातर फिक्स रहता है। कि जैसे मान लो लोह रक्त पे काम करेगा, तो आप रक्त पे काम नहीं करने वाला लोह बनाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। पर मतलब लोह पे गामित्व नहीं, ऐसा लोह भस्म बनाया जिसका गामित्व ही रक्त पे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। पर वहां जाके वो उष्ण काम करेगा, शीत काम करेगा, वात कम करेगा या पित्त कम करेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो अलग अलग भावना और अलग अलग शोधन और मारण की विधि से। तो वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, कस्टमाइजेशन ज्यादा उसमें रहता है। तो उस हिसाब से भी अलग अलग व्याधि में, अलग अलग संप्राप्ति में आप अलग अलग टाइप के भस्म बना के यूज कर सकते हो। कल का लेक्चर का है इतना मतलब। हाँ कल हाँ। में ट्रैवलिंग, हाँ कल ट्रैवलिंग में था मैं। यस। ठीक है, बाकी किसी को कुछ डाउट है और या फिर शेयर करना है तो बताए, वो नहीं तो फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं सेशन। डिस्कस करने के लिए बाकियों को कुछ क्वेश्चन है क्या राम? यस सर। क्वेश्चन है? अभी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। चलो, ओके। चलो, ओके। गुड नाइट। Good night. या, गुड नाइट।